नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे नाटो में स्वीडन की एंट्री की, रूस यूक्रेन युद्ध की, इस्लामिक देशों से बढ़ती भारत की निकटता की, प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा की और अग्निपथ योजना को लेकर उठ रहे सवालों की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए हमेशा की तरह मौजूद हैं ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त श्री DS त्रिपाठी जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला जो प्रश्न है वो नाटो को लेकर ही है। नाटो प्रमुख ने कहा है कि नेताओं ने यूक्रेन को समूह में शामिल करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है। इस रुख से जेलेंस्की नाराज हैं। इसके अलावा स्वीडन के नाटो में प्रवेश को तुर्की की मंजूरी मिल गई है। हालांकि तुर्की के यूरोपियन यूनियन में प्रवेश की खिलाफत जारी है। इस सबको कैसे देखते हैं आप? और एक और आज जो खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जिस तरह से जेलेंस्की और यूक्रेन को लेकर गतिविधियां चल रही हैं, लगता है कि हम एक और विश्व युद्ध के करीब जा रहे हैं। नीरज जी, अगर आप देखें, नाटो की बात कर रहे हैं, पूरे समिट में अगर देखें, नाटो समिट सबसे जितने शक्तिशाली देश हैं उनका है समिट है जी। और बाकी भी इन्होंने हेड ऑफ स्टेट्स को बुलाया था। 29 करीब वहाँ मौजूद थे जी। लेकिन निकला क्या है, हुआ क्या है, डिस्कशन क्या हुआ है जी पूरे नाटो में, और या इससे पहले की डिस्कशन अभी का क्या हुआ। आप देखिए 1949 में बना था नाटो जी, और जो बना था तो इसी में आया था कि भाई रूस के अगेंस्ट ही उस समय USSR था जी, उसके अगेंस्ट बना था कि भाई ये जो इनकी आइडियोलॉजी है, जो रूल बेस्ड लॉ है, उसको लागू करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए इन्होंने 1949 से लेके शुरू किया, बनाया जी। और हुआ क्या, जो ही नाटो बना उसके बाद कोल्ड वॉर बढ़ता ही गया जी। उधर नाटो था, इधर वार्सा पैक्ट था जी। और समय के साथ साथ इन्होंने बीच में, हमें सबको पता है 1991 में जब इन्होंने रूस का तोड़ दिया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, 15 भागों, 15 अलग देशों में जी। रूस बट गया, तो लगा कि नाटो की जो प्रासंगिकता है वो खत्म हो गई जी। नाटो के खुद के जो मेंबर्स थे वो कहने लगे भाई जिसके अगेंस्ट ही हमें सारा होता वही टूट गया, अब हम कुछ है नहीं जी। तो लगभग नाटो, अगर आप उस बीच में जाएं 94-5 के बाद और उसके बाद कुछ सालों तक बहुत ज़्यादा कुछ फोकस नहीं था नाटो के ऊपर। हाँ, इतना जरूर था कि नाटो ने डिसाइड किया था कि भाई हम कंबाइंड अपनी सुरक्षा नीति रखेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक के ऊपर अटैक हो, नॉर्मल जो हमको सबको पता है कि माना जाएगा। और इन्होंने मेन इशू ये था कि अपना रक्षा बजट जो है कम करें जी, बिल्कुल कम करें। आई थिंक 1% इन्होंने किया था ऑफ GDP जी। और बाकी डेवलपमेंट पर हम खर्च करें, और किया कुछ, काफी हद तक इन्होंने किया जी। फिर भी इनकी वॉर मशीनरी चलती रही जी, क्योंकि लड़ाई तो कहीं ना कहीं अपने नहीं लड़े, कहीं ना कहीं कराते रहे लोग जी। और ये वॉर मशीनरी चलती रही, सब काफ़ी ज़्यादा अमेरिका से लेकर के इनकी तक देख लीजिए आप। अब इस समय नाटो क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में है? सिर्फ इसलिए कि जब पुतिन आए, पुतिन ने तो KGB वाले थे जी, उन्होंने देखा कि हमारा कैसे ब्रेकअप इन्होंने किया था और कैसे हमको और भी कर सकते हैं कमज़ोर, तो उनको ये देखने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे डोर स्टेप पर नहीं आना चाहिए। तब ये सारा कुछ शुरू हुआ, हम सबको पता है। तो अगर अब देखा जाए तो नाटो की एग्जिस्टेंस ही टोटली जी इस वजह से है, अभी न्यूज़ में है जो भी है। उसी तरह इस पूरे समिट जो अभी हुआ जी, दो ही मेन जो कहते हैं ना हम किरदार थे जी, एक पुतिन और दूसरा जेलेंस्की जी। इसके अलावा कोई और कुछ इसमें दिखाई नहीं पड़ा जी। अब मिला क्या है किसको? पुतिन के डर से ही सब चल रहा है, नहीं तो छोटे छोटे देश देखिए, लटाविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, क्या उनकी टोटल पॉपुलेशन 13 लाख से लेकर के 18-19 लाख सिर्फ जी इन कंट्रीज की पॉपुलेशन है। नेचुरली वो तो चाहते हैं कि नाटो के अम्ब्रेला में आए, नहीं तो उनको कौन, रसा तो कभी भी पकड़ के ले सकता है जी अपने उसमें, और वो दे भी नहीं सकते कुछ नाटो को ही खर्च करना पड़ेगा उनके लिए जी। ये तो नाटो के लिए ही है कि चल रहा है। दूसरी चीज यूक्रेन का देखिए, 505 दिन हो गए आज लड़ाई के जी, और हो क्या रहा है बाद में हम आएंगे एक्चुअली, बट देखिए उस बीच में यूक्रेन को क्या मिला है जी, डिस्ट्रक्शन और हो ही जा रहा है, वो मांग करते जा रहे हैं और हथियार चाहिए जी।
वो हर समय उनका ये है कि हमें और हथियार चाहिए, इसलिए हमारा वो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव जो कि पिछले महीने लॉन्च होगा, 1 महीने तकरीबन हो गए, वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उतने उनके पास हथियार नहीं है, एयर डिफेंस या एयरक्राफ्ट नहीं है कि वो दबा पाएँ, या लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है कि जो इनकी लॉजिस्टिकल्स हैं, लॉजिस्टिकल एरियाज रूस के, उसके ऊपर ये कुछ कर पाएँ जी। तो इस वजह से वो अलग से मांग करते जा रहे हैं। 2 स्टेटमेंट देखिए, गौर कीजिएगा इस पर। मैं गार्डियन देख रहा था, उसमें आया, एक तो डिफेंस सेक्रेटरी हैं इनके इंग्लैंड के जी, और NSA जो हैं USA के जी। इन दोनों का स्टेटमेंट था कि यूक्रेन को, जेलेंस्की का उन्होंने बोला बल्कि कि थोड़ा जो नाटो है, जो कंट्रीज हैं जिन्होंने इनकी मदद की है जी, उनको ग्रेटफुल होना चाहिए, इनको ग्रेटफुलनेस दिखानी चाहिए। स्टेटमेंट दिया उन्होंने जी, कि उन्होंने ये दिखाना चाहिए। और जो इनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं इंग्लैंड के, उन्होंने यहाँ तक बोला है कि अभी हालत ये हो गई है कि जेलेंस्की ने, यूक्रेन ने समझ लिया है कि नाटो, खास करके अपना नाटो UK का बोल रहे थे जी, कि अमेज़न का वेयर हाउस है जी जी जी, कि वो लिस्ट लेके चले आते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए जी, और ये नहीं समझते कि कितना हो रहा है जी। तो यहाँ तक ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। हालांकि बाद में ऋषि सुनाक जो UK के PM हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने पहले हमसे मिले थे और उन्होंने कृतज्ञता या ग्रेटफुलनेस दिखाई थी। बट यहाँ तक बात आने का मतलब ये है, और हम जानते हैं कि नाटो में भी डिवीजन है जी, यूक्रेन के साथ क्या होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा कि एक मत अभी भी नहीं है, इंक्लूडिंग बिडेन ने भी ये बोला कि जब समय आएगा तभी ये होगा, जब सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। मतलब 2009 में उसने अप्लाई किया था जी, और अभी तक वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है जी। आपने बात की वहाँ यूरोपियन यूनियन की भी, इसकी, हाँ सॉरी, इनकी यूक्रेन की, कि ये पूरे, मतलब जेलेंस्की इस बार गए तो हुआ क्या, वो एक रॉक स्टार की तरह घूमते रहे जी, वहाँ पर सबको ही बोलते रहे कि मतलब एज इफ उन्होंने दिखाया कि सबसे बड़ा खतरा नाटो को या यूरोपियन यूनियन को इस वजह से ये है कि अगर यूक्रेन पर कुछ हो गया रूस का, तो जी, बाकी जो है कुछ नहीं है, मतलब बाकी सब ठीक है, सिर्फ यही है को लेके सबको बताते रहे। और अल्टीमेटली उनका जो स्टेटमेंट आया, जो बाद में बदलना पड़ा, कि उन्होंने नाराजगी दिखाई है जी जी, कि हमको जो है इसमें लिया शामिल नहीं किया जा रहा है जी। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, और ये दिखाता है कि अभी भी नाटो के अंदर कुछ देश हैं जो कि इस पर नहीं चाहते कि सीधी हम रूस से वो सामना करें इस मुद्दे के ऊपर। अमेरिका खुद है जी, आप देखिए फ्रांस, जर्मनी, इनका भी वही है जी। इंटरनली जो है उनकी पॉपुलेशन नहीं चाहती कि हम इतना वेस्टेज क्यों कर रहे हैं जी। आज की डेट में जो मैं देख रहा था, $170 बिलियन दिए जा चुके हैं इनको, यूक्रेन को, जिसमें मैक्सिमम जो है तकरीबन आप ले लीजिए हाफ, 77 बिलियन डॉलर तो सिर्फ या $80 बिलियन अमेरिका ने दिए हैं जी। और ये जो रिपोर्ट है मेरे ख्याल से जून तक की है जी। तो 80 के बिलियन उन्होंने दिए, सब मिला करके, ह्यूमैनिटेरियन और मिलिट्री असिस्टेंस मिला करके, और जिसमें आई थिंक 62% है कितना तो मिलिट्री असिस्टेंस ही है। यूके नेक्स्ट है, तकरीबन $35 बिलियन के आसपास उसने दिया, और बाकी जो 8-10 कंट्रीज हैं। तो इतने पैसे आफ्टर ऑल नाटो को ही तो गए ना वहां पर। तो मैं कहूँगा एक तरफ से रशिया का तो एम अचीव हो गया। आज नाटो ये कह रहा है कि उनके जो रिजर्व एमुनिशन था, रिजर्व जो वेपन्स थे, वो तक भी डिप्लीट हो गए हैं जी, क्योंकि वो ये देते गए हैं इनको जी। पुराने जो उनके पास पड़े थे वो तो शुरू में ही दे दिया जी, वो सारे नष्ट हो गए। तो उन्होंने कुछ और भी दिए, और वो भी नष्ट हो रहे हैं, नए भी। अब उनको ये डर है, उनकी जो इंडस्ट्री है उनको डर कि पहली बात तो हमारा स्टॉक खत्म हो रहा है जी। दूसरा, वो बेचेंगे कैसे अगर ये दूसरे देश लेंगे नहीं उनके वेपन, अगर जो है इस तरह डिस्ट्रॉय होते रहे तो जी। तो ये जो चीजें हैं कुछ जो आ रही हैं, जिसके काफी इसी वजह से आप देख रहे हैं कि लड़ाई का क्या हालात चल रहे हैं जी। इस समय मदद करने के लिए कह रहे हैं कि हम देते रहेंगे। अभी भी आपने देखिए
अमेरिका ने बोला है कि क्लस्टर बॉम्ब देंगे जी। अब आप देखिए कितनी बड़ी आयरनी है ये। क्लस्टर बम जो होते हैं आपको पता है कि मिसाइल से या आर्टिलरी गन से भी जाते हैं किसी से, उसमें एक बॉम्ब में से छोटे कई सब म्यूनिशंस आते हैं जी। जैसे मैं छोटा एग्जांपल दूं, बोफोर्स है 155 मिलीमीटर, उसमें एक जाता है तो उसमें 72 जो है छोटे छोटे बॉम्ब निकलते हैं एक हाइट से, जो कि बहुत तेजी से जा करके टारगेट में पेनिट्रेट करते हैं। उसमें 24 एंटी टैंक है, 48 हाई एक्सप्लोजिव है, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ बोफोर्स की शेल की। बाकी आप समझ सकते हैं कि किस तरह का टारगेट लेकर के आप ये बॉम्ब्स बना सकते हैं और बड़े बना सकते हैं, मिसाइल्स में और ज्यादा होंगे। अब एक 2008 से लेके 10 तक ये चला था क्लस्टर बॉम्ब, इंटरनेशनल क्लस्टर बॉम्ब कॉन्फ्रेंस करके है, क्लस्टर म्यूनिशंस के बारे में था, जिसमें था कि क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान क्लस्टर बॉम्ब का ये होता है कि कुछ फटते हैं कुछ नहीं फटते हैं, आपको पता नहीं लगता जी कौन लाइव है कौन नहीं, और काफी दिन तक वो चले रहते हैं। और बहुत ज्यादा जहां आप इंटेंड करते हैं सिर्फ वहां तो जाता नहीं, क्योंकि एरिया वेपन है, एक शेल करते हैं देख तो वहीं जाके गिरता है, बट ये तो कई जब फट के कई काफी इलाके में गिरेगा, मतलब 200 मीटर से लेके 2 किलोमीटर ले लीजिए आप, बड़े उसमें जाएंगे तो इतने में उतने में तो आपका नुकसान ज्यादा करेंगे, जान माल का, सिर्फ फौज का नहीं या एनिमी का नहीं, बाकी स्ट्रक्चर को भी करेंगे। तो 100 देशों ने इसको साइन किया था जी। लेकिन आप ताजुब करेंगे कि दोनों अमेरिका और यूक्रेन ने उसको साइन नहीं किया जी। 2008 में सिग्नेचर कंपनी शुरू हुआ था, 2010 तक 100 देशों ने किया, लेकिन इन दोनों ने नहीं किया, और इसीलिए ने आपने देखा कि इनकी बहुत ज्यादा मांग थी और अब बिडेन ने बोला कि देना चाहिए। हालांकि अभी ये भी नहीं कि ट्रांसफर होगा, जब तक आएंगे जी। तो ये चीज चल रही है। अब 16 पर उनके ट्रेनिंग चल रही है, अभी कुछ उनको यूके ने भी बोला है एपीसीज और कुछ और देने के लिए, जर्मनी ने कुछ लॉन्चर बोला है पैट्रियट के कुछ और। तो बेसिकली आप देखिए बात सिर्फ रही, पूरा नाटो का जो कॉन्फ्रेंस था 2 ही मुद्दे रहे, पुतिन और यूक्रेन जी। कुछ खास अचीव नहीं हुआ, कहीं ये बात नहीं हुई कि इसमें शांति के लिए हम क्या कर सकते हैं जी। आप देखिए आज की डेट में यूएन का खुद का कहना है कि जितने रिफ्यूजीज हैं इनके 80 लाख तो यूएन कहता है जी। आप समझ सकते हैं उससे ज्यादा लोग गए हैं बाहर, 4 करोड़ की पॉपुलेशन, हम लोगों ने पहले भी बात किया था जी। 1 करोड़ से ज्यादा तकरीबन रिफ्यूजी हो चुके हैं जी। कई तो डिस्प्लेस्ड हैं विद इन दिस थिंग, कई ये कहते हैं कि जिनको रेशंस ले गए हैं चले गए हैं जी। वो नहीं है, जो पॉपुलेशन इनकी ऑक्युपाइड एरियाज में वो अलग है, तो रह क्या गया यूक्रेन में जी। लेकिन रिफ्यूजीज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है जी। और मैं पढ़ रहा था एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने दिया है कि इतना बुरा हाल है इन रिफ्यूजीज का, खास करके बगल के पोलैंड में उन्होंने दिया हुआ है कि पोलैंड में तो मैक्सिमम गए हैं जी। पोलैंड में इन रिफ्यूजीज को जो मिनिमम वेजेज है उससे कम में काम करना पड़ रहा है जी, क्योंकि उनको काम कोई नहीं दे रहा है इस तरह से जी। तो हर जगह हालत खराब है जी। और जो औरत और बच्चे गए हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ों को जाने 18 से लेकर के आई थिंक 50 वर्ष के बीच के लोगों को तो बाहर जाने नहीं दिया जी। मैक्सिमम जो इनके औरतें और बच्चे गए उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जी। उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, कहीं कुछ नहीं आ रहा है कि इनका क्या है, कि क्या मदद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए जी। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आप दे रहे हैं यूक्रेन को, उसमें है कि आधे लोग जब नहीं है तो आप दे किसको रहे हैं, हो क्या रहा है जी। सबसे बड़ी बात है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि इसमें कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा देखिए आप, ताइवान के बारे में कोई बात नहीं हुई इस नाटो के समिट में, किसी ने कुछ नहीं बोला ताइवान के बारे में। दूसरी चीज जो हुई, एक बार पहले हम लोगों ने बात की थी जिसमें था कि आपने क्वेश्चन वो किया था कि भाई नाटो का ऑफिस जापान में खुलने वाला है जी, काफी चल रहा था कि वहां खुलेगा जी। उसकी भी बारे में बात नहीं हुई जी, क्योंकि नाटो में ही एक राय नहीं है जी। वो लोग कह रहे हैं कि अगर आप ये करेंगे तो आप तो, जैसे रूस कहता है कि नाटो हमारे दरवाजे पर आ गया, वैसे चीन बोलेगा, तो एक चीज चीन का भी डर वहां पर छाया रहा जी, जहां पर इन्होंने इसकी कोई बात ही नहीं हुई, जो ये पहले डिसाइड कर चुके हैं जी। तो एक्चुअली देखा जाए तो कुछ खास अचीव नहीं हुआ इस नाटो समिट में जी, कि जो दुनिया को लगे या किसी को भी लगे कि ये कुछ
सार्थक हुआ, किसी चीज के लिए, चाहे इनके खुद के लिए जी या यूक्रेन के लिए, यूक्रेन के लोगों के लिए। जी एक सिर्फ दो लोगों के लिए था, पुतिन जेलेंस्की के लिए, और मैं ये कहूंगा थोड़ा सा देखिए चीन का डर इसके लिए। हाँ, ये जरूर था कि तुर्की एग्री कर गया है फिनलैंड की इसमें स्वीडन के लिए। फिनलैंड तो आ ही गया था। अब देखिए इतने दिन से तुर्की नहीं चाहता था जी, अब क्यों हो गया, पहली बात। दूसरी बात, अभी तुर्की भी देखिए एक पिवट बन रहा है 3 जगह का, नाटो का, अरब कंट्रीज का, मुस्लिम कंट्रीज का भी, और रूस का भी। रूस से भी उसके अच्छे संबंध हैं जी, और उधर नाटो में है ही है वो। और अब ये इसने कहा कि भाई यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप आप हमें दे नहीं रहे हैं जी। 1999 में अप्लाई किया था जी, तुर्की ने यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए, और अभी तक उस पर जो है कोई बात आगे नहीं बढ़ी है जी। दूसरी चीज, स्वीडन से इसने पहली बार हुआ है ऐसा कि नाटो कंट्रीज या यूरोपियन और ऐसी स्वीडन जो कि अपने आप को न्यूट्रल कंट्री मानता था, उसको पर दबाव बना करके तुर्की ने दबाव बनाया कि आप ये करेंगे, और ये एग्री कर गए हैं कि जिनके काउंटर टेररिज्म का जो इनका लॉ है, जो उसके सिद्धांत हैं, उसको बदलेंगे जी, कि जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो कुर्दिस्तान और कौन सी फोर्स जो उनके यहाँ जिसके ऊपर तुर्की से इसके संबंध खराब हुए थे कि आप वो पूरा उनके यहाँ काम कर रहे हैं, 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए। तो ये होने के बाद जो है, और ये भी था कि जो आर्म्स एम्युनिशन पहले बंद कर दिया था स्वीडन ने, स्पेयर्स और आर्म्स सप्लाई करना इनको तुर्की को, वो भी इसमें आया है जी। तो ये जो है अपने, मैं ये कहूँगा कि ये इनकी वजह से नहीं हुआ, अपने जो इसको चाहिए था तुर्की ने, कि मुझे उसने मांगा कि ये चीज़ चाहिए जी, वो लेने के बाद जा करके उसने दिखाया कि हाँ ठीक है हम करेंगे स्वीडन का जी। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। ये तो लगता नहीं कि वो सब, देखिए कि नाटो का एक्चुअली कुछ ऐसा अचीवमेंट हुआ हो, और नाटो अगर इतना वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन, सारे वर्ल्ड के इतने बड़े कंट्रीज हैं, तो उन्होंने तो वर्ल्ड के लिए कुछ करना चाहिए। अफ्रीका में देखिए क्या हालत है जी, कितनी वहाँ पर भी इंटरनल डिस्टर्बेंस है, लड़ाई चल रही है, भुखमरी है, वहाँ लोगों के लिए चीज़ें नहीं है, उस पर कोई बात नहीं हुई। ग्रेन डील, जिसकी वजह से ग्रेन और फर्टिलाइजर डील जो कि यूक्रेन और रशिया का, रूस कह रहा है बंद कर देंगे, उस बारे में कुछ हुआ नहीं कि दुनिया के लिए क्या कैसे होगा जी। तो इन सब चीज़ों में क्लाइमेट चेंज या जो कुछ है जी, इन सब चीज़ों के बारे में सब क्लाइमेट चेंज से मर रहे हैं, वो खुद मर रहे हैं क्लाइमेट चेंज से। 40 डिग्री उन्होंने कभी सोचा नहीं था सेल्सियस चला जाएगा वहां पर। आप देखिए क्या हालत हो रहा है जी उन कंट्रीज में जी, उस पर कोई बात ही नहीं हुई। तो इन सब चीज़ों में कुछ नहीं, पूरा छाया रहा एक ही 2 चीजें, जिससे कि देखा जाए तो बाकी दुनिया को ये मतलब ही नहीं है जी। अफ्रीका को क्या मतलब है यूक्रेन से और रशिया से या इनके उससे, या एशिया को भी, लेकिन कोई बात नहीं हुई। तो सो ये सेल्फ इंटरेस्ट वाली जो जितनी चीजें थी जी, वही उसमें चलती रही हैं। मुझे नहीं लगता, मैं नहीं कहूँगा कि ये कुछ अचीव कर पाए अपने लिए भी जी, या मैं कहूँगा विश्व के लिए, जो ये कहते हैं जी कि रूल बेस्ड ऑर्डर हर जगह चाहते हैं और उसी की वजह से पूरा ये पुतिन के अगेंस्ट है। तो ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं। और जैसे मैंने कहा, जेलेंस्की भी निराश थे जी, पुतिन ने अलग धमकी दे डाली है कि अगर उसी बीच में G7 भी उसी में है, उन्होंने बोला कि और मदद करेंगे और एक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बोला है कि बनाएंगे प्रोटोकॉल यूक्रेन के लिए जी। पुतिन ने बोला कि अगर वो हुआ तो और ज़्यादा विनाशकारी युद्ध होगा और युद्ध खत्म नहीं होगा, जितने एड देते जाएंगे। वो मेदवेदेव ने देखिए क्या बोला है, उन्होंने बोला कि अगर ये करेंगे तो लड़ाई और चलती रहेगी, और कहते हैं और लड़ाई जो है ये लीथल होगी, मतलब और ज़्यादा जान माल का नुकसान होगा जी। तो वहाँ वो कह रहे हैं ये चीज़ चल रही है जी। लेकिन अब वो ये आगे क्या कर पाएंगे, बिकॉज अगला तो शायद वॉशिंगटन में इनका नेक्स्ट ईयर मीटिंग होगी, जो भी होगी उस बीच में बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि हाँ कुछ शांति के लिए भी बात कर रहे हैं,
या ये जेलेंस्की को कूल डाउन करते, पुतिन को भी कूल डाउन करते, जी, तो वो चीज़ होती कि ठीक है हम ये भी करेंगे, सपोर्ट करेंगे इसको, यूक्रेन को, लेकिन चाहेंगे कि शांति हो और जो भी टर्म्स कंडीशन से अलग की बात है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। जी बिल्कुल सर। सर, रूस यूक्रेन युद्ध को चलते हुए 500 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। इस समय युद्ध के ताज़ा हालात क्या हैं? इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विद्रोह के कुछ दिनों बाद वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन से आखिर क्यों मुलाकात की? साथ ही हम यह भी जानना चाहते हैं कि अमेरिका को क्यों और कैसे लग रहा है कि यूक्रेन में स्थायी शांति लाने में भारत कोई भूमिका निभा सकता है। क्या पर्दे के पीछे से कुछ वार्ताएं चल रही हैं? एक खबर ये भी आई है कि वैगनर के लोगों से हथियार भी जमा कराए जा रहे हैं। बिल्कुल। प्लीज देखिए, हम तो कई दिन से हम लोग देख रहे हैं अभी जी। कि इस लड़ाई में हम लोग यहाँ कहावत थी पुरानी कि 9 दिन चले 2.5 कोस वाली, वो भी नहीं हो रहा है। आज की डेट में इतने दिन से चल रहा है, रोज आ रही हैं खबरें कि लड़ाई जारी है, काउंटर ऑफेंसिव जारी है जी। दोनों तरफ से, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है कि कोई कुछ कैप्चर कर रहा है। दो कारण कई हैं। एक सबसे बड़ा जो इन्होंने बोला, आपने जैसे हम लोग ने अभी बात किया पिछले उसमें, कि इन्होंने, यूक्रेन ने या जेलेंस्की ने खुद बोला है कि ये जो प्रोग्रेस धीमी हो रही है या नहीं चल रहा है, उनके पास एम्युनिशन की कमी है जी, हथियार की कमी है जी। उन्होंने कहा कि पहले अगर मिला होता तो हम जो है, हमारे पास ऐसा इतना एम्युनिशन नहीं है या मिसाइल्स नहीं है कि रूस की जो लॉजिस्टिक्स है उसको वो उसका नुकसान करें, जिससे उनको मदद न मिले जी। और इस बीच में जब तक ये सारा चलता रहा है, रूस ने अपनी दो चीज़ें की हैं। उन्होंने अपने डिफेंसेस ऑक्युपाई कर ली हैं जो उन्होंने पहले नहीं किए थे, जिसकी वजह से उनको थोड़ा बहुत पीछे आना पड़ा जी। तो उन्होंने अपने कॉन्क्रीट डिफेंसेस बना लिए हैं जी। माइंस लगा ली हैं जी। जो रशिया ने नहीं बोला है, जो कि यूक्रेन ने बोला है जी। कि माइंस, उनके मिलिट्री कमांडर ने बोला है कितनी माइंस हैं वहां पर कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जितना बढ़ना चाहिए, एरिया की उन्होंने माइनिंग कर रखी है जी। दूसरी जो है इसका अलग है कि रूस ने अपने जो है ओपन प्रोडक्शन जो है हथियार का और एम्युनिशन का ऑलरेडी बढ़ा दिया था जी। तो और उनको जो बाकी मदद है वो मिलती जा रही थी, चाहे वो ईरान की तरफ से आ रही थी या चीन की तरफ से आ रही थी। कई चीज़ें, कई कंपोनेंट्स, कहाँ तक तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि कई यूरोपियन कंट्रीज से जी कुछ स्पेयर्स हैं जो चाहिए मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए, वो थ्रू चाइना आ रहे हैं रशिया के पास जी। तो ये भी चलता आ रहा था और रूस के पास खैर अपना भी रॉ मटेरियल्स थे, तो ऐसे करके वो अपना बढ़ाता जा रहा था। तो इस बीच में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा हुआ और सिर्फ ये आ रहा था कि कहीं जैसे पिछले पूरे 1 महीने का था कि इन्होंने शायद 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर एरिया जो यूक्रेन ने बोला है कि इन्होंने दोबारा कब्जा किया है, जो कि रूस ने कहीं नहीं हो दिया है जी। ये भी जो न्यूज आता है उसमें भी लिखा रहता है कि इंडिपेंडेंटली कोई वेरीफाई नहीं कर पा रहा है कि सही है कि गलत है। तो इसलिए अभी जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं आ पा रही है कि क्या हुआ। हाँ, एक न्यूज जरूर आ रही थी कि तकरीबन जो इन्होंने अभी तक के डेटा कुछ कर पाए हैं कलेक्ट, कि जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जो लोग मरे हैं, उसमें आ रहा है कि रूस के तकरीबन 60,000 बता रहे हैं और यूक्रेन के बता रहे हैं कि तकरीबन 1.5 लाख के आसपास सैनिक जो हैं और मरे हैं इसमें जी। और पॉसिबल है क्योंकि जो अटैक करता है या जो डिफेंड करता है, दोनों के तो ये होते हैं, दोनों में यहाँ पर तो वही था जी। तो इस वजह से वहाँ पर बैटल फ्रंट पर कोई खास प्रोग्रेस नहीं चल रहा है। हालांकि रूस जो है डोनेस्क और जो एक हेर्सोन रीजन भी है, ओडेसा की तरफ और डोनेस्क दोनों तरफ वो बढ़ना चाहता है जी। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था उसका एम यही है कि किसी तरह यूक्रेन को लैंड लॉक्ड कंट्री बना दे कि सी से उसका कट ऑफ हो जाए और वो तभी होगा जो ओडेसा वाला पोर्ट अगर उसने ले लिया तो ये कर देगा तो फिर यूक्रेन के लिए पास कुछ नहीं रह जाएगा, वो टोटली डिपेंडेंट हो जाएगा दूसरे के पास, उनके थ्रू ही वो कुछ कर पाएगा जो सी रूट्स इतने ज़्यादा उसके पास आज की उसमें हैं और जितने उसके एक्सपोर्ट से लेके कुछ भी नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो ये जो है एम जो वो लेके चल रहा है। दूसरा अभी मुझे ये भी लग रहा है कि खार्किव भी
रूस नहीं छोड़ना चाहेगा। जी। तो जब तक ये एम नहीं अचीव हो जाता, अगर पूरा यूक्रेन पर, तो मुझे नहीं लगता कि कब्जा करने की सोच पाएगा और हो पाएगा। जी। तब तक इतना तो करेगा, उसके बाद ही शायद वो बातचीत के रास्ते पर आए, जी, जो अभी तक लग रहा है। जी। दूसरी चीज, लड़ाई का जो माहौल चल रहा है, जैसे चल रहा है, वॉर फटीग आने लगी है। जी। लड़ाई का जो कहते हैं कि थकावट है, जी। और सबको आने लगी है, यूक्रेन में भी, और जो नाटो है या यूएसए है वहाँ भी। अभी देखिए बोरिस जॉनसन का एक, उन्होंने सीएनएन के किसी एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, जहाँ उन्होंने बोला, अमेरिका को बोला है कि ये यूक्रेन फटीग कहते हैं, वो नहीं आनी चाहिए अमेरिका में, अमेरिका को सपोर्ट करते रहना चाहिए यूक्रेन को, क्योंकि हर जगह यार है कि हम जो है, जो जनता है वो यही पूछ रही है, रिपब्लिकन से यही पूछ रहे हैं अमेरिका में जी। कि भाई हम इतने बिलियंस दिए जा रहे हैं, अचीव क्या कर रहे हैं? जी। वहां भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतने देने के बाद अगर रूस की हार हो जाती जी। या वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाता तो कहते, लेकिन वो तो कुछ हो नहीं रहा है। बाकी कंट्रीज जो हैं उनका बुरा हाल है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, उससे परेशान है, एनर्जी क्राइसिस उनके यहाँ हो रही है, ग्रेन्स की प्रॉब्लम, मतलब हर जगह है, सब ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही हैं बजाय कुछ हासिल होने के। तो इस वजह से थोड़ी सी दूसरी बात जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि नाटो के देश भी यही कर रहे हैं कि भाई ये तो मांगते ही जा रहे हैं हमसे, हर समय लिस्ट लेके आ रहे हैं कि ये एम्युनिशन दे दो, ये हथियार दे दो, ये बॉम्ब दे दो, ये मिसाइल दे दो, हर समय जेलेंस्की यही मांग रहे हैं। कुछ ये नहीं बता रहे हैं कि जो ये दिया है इन्होंने, उसका इन्होंने किया क्या है जी। और यही चीज एक बात आ रही है अभी नाटो में भी, यूरोपियन यूनियन ने भी अंदर जो बात आ रही है कि भाई एक ऑडिट होना चाहिए जी, कि 170 बिलियन की जो चीजें दी हैं उसका हुआ क्या है जी, इन्होंने अचीव क्या किया है। तो ये एक बात उधर से चल रही है कि भाई ये जो हम दे रहे हैं उसका कम से कम कुछ हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट क्या मिला है, कुछ अचीव क्या हुआ है, ये भी चीज आ रही है। तो ये खास अभी कुछ है नहीं बताने की, दिखाने की जी। हाँ, जो हुई है खबर वो यही है कि ये जो प्रेजुगिन वाली बात है वैगनर ग्रुप की, वैगनर ग्रुप के बारे में हम लोगों ने आई थिंक 2 हफ्ते पहले बात किया था बड़ा डिटेल में कि कैसे आया क्या आया जी। तो हमें पता ही है कि वैगनर ग्रुप ही था जो कि रूस ने खुद ही इसको ये आगे ले आए थे। और इनफैक्ट इनकी जो पॉलिसी थी 2009 की पॉलिसी है शायद इनकी, इन्होंने पार्लियामेंट में बोला 9 या 12 में, पुतिन ने ही बोला था जी कि हमको जो है जो पीएमसी बोलते हैं प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज, इनको आगे लाना चाहिए। और इससे फ़ायदा ये था कि उन्होंने कहा कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है उसको हम कहीं भी इनको ले जा करके आगे अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगा और हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी कि हमने ये किया है। इस वजह से करते रहे। और आपको पता है कि पूरा वैगनर ग्रुप इन्होंने ही बढ़ाया था, इन्होंने ही एक्चुअली फाइनेंस किया था। और सीरिया से लेकर के साउथ अफ्रीका और माली, हर जगह पर ये थे। इनफैक्ट जिस दिन वैगनर का आया था 24 घंटे में सब कुछ खत्म भी हो गया जी। उस दिन इनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो गए थे सीरिया में जी, वहां जाकर के बात बताने के लिए कि वैगनर ग्रुप, क्योंकि वहां भी वैगनर ग्रुप है जो लड़ रहा है, क्या है कैसे है। इनके 2 एमिसरीज रूस के गए थे साउथ अफ्रीका और माले में भी, वहां भी हैं ये, और इनका चल रहा है। वहां तो माइंस वगैरह में सभी इन्हीं का कब्जा है, सारा पैसा उनको रशिया को वहां से भी मिल रहा है। तो ये सारी चीजें इस बीच में हुई थी। और ये देखिए कि 24 घंटे में सब कुछ खत्म हो गया। अभी जो न्यूज़ आई थी पुतिन की मुलाकात की, पहले कहा जा रहा था कि प्रिगोजिन जो है बेलारूस में है, वहाँ चला गया है। फिर फोटोग्राफ्स आई कि बेलारूस में टेंटेज दिखाए कि ये बना रखे थे कि इनके 5000 लड़के कभी भी आके यहाँ रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्रक्स यही था कि जब पुतिन ने बोला कि जितनी भी ये प्राइवेट आर्मीज़ हैं, प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज हैं, क्योंकि यही नहीं थे, चेचनियंस भी लड़ रहे हैं, वो अलग हैं। लेकिन हुआ ये था कि वैगनर ग्रुप को ज़्यादा पहली बात तो सपोर्ट मिला रूस की तरफ से, और इन्होंने कुछ ज़्यादा कब्जा कर लिया था जी। खास करके सोलेदार में देखिए, सोलेदार में माइंस हैं कई,
और बगमूत पर। तो उस समय इनको लगा, प्रेसिडेंट को लगा कि ये तो मतलब हम तो अब खुद लीडर बन गए, खुद वो कर सकते हैं। और कुछ जो है इन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट इनको मिला होगा रशियन मिलिट्री से भी, भाई तुम भी इतने जनरल्स का नाम आ रहा है, तुम भी इतने बड़े लीडर बन गए हो अभी, मिलिट्री लीडर। तो ये सब चीजें थोड़ी आई। प्लस रूस में भी कुछ लिबरल्स थे, उन्होंने बोला कि ये तो जैसे बात आपने देखा कि पेजगन का क्या हुआ था, बीच बीच में उसने एक बार फोटोग्राफ्स आई थी जहां उसने उसके लड़ाके मारे गए थे, वहां खड़े होकर के उसने स्टेटमेंट दिया था कि अगेंस्ट रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अगेंस्ट, कि रक्षा मंत्रालय रशिया का जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है जी। हमें हथियार नहीं मिल रहे हैं, एम्युनिशन नहीं मिल रहा है, हमारे लोग ऐसे मारे जा रहे हैं। तो उससे लगा कि वो थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, और शायद ये लगा कि हो सकता है अपने आप को आगे बढ़ाए कि ये ज़्यादा कुछ चाहता है पुतिन से जी। तो नेचुरली कहीं ना कहीं लगाम लगनी थी और लगाम ये लगी। लेकिन हुआ क्या, 24 घंटे में सब कुछ हो गया कि लगा कि तो फिर हुआ क्यों ऐसे जी। और हुआ, लोगों ने कहा कि अब तो प्रेसिडेंट जेल में जाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसे करेंगे। उसको ना हथकड़ी लगी, ना कहीं जेल में गया, वो होटल में ही रहता रहा अपने उसमें। उसके ऑफिस में रेड भी हुए, ये भी उसके जो ऑफिस यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में ऑफिस था जहाँ रेड हुआ, वहाँ काफ़ी पैसे मिले, काफ़ी वहाँ गोल्ड और क्या मिला, कहा तो जा रहा था कि टन गोल्ड मिला है, कई टन गोल्ड मिला और बाकी चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आप देखिए वो बुलाया गया, वहाँ सब कह रहे थे कि कहाँ है, किधर है, और पता लगा कि तीसरे दिन ही पुतिन के साथ प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के जो बाकी कमांडर्स हैं वो सारे मिल आ करके वहाँ बात कर रहे हैं जी। और रीजन बातचीत में पहली चीज़ तो यही थी जो पुतिन ने लगाया था, जैसे प्रेसिडेंट नाराज हुआ था कि जितने दिए लड़ाके हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और उसके अंडर काम करेंगे जी। वो ये नहीं चाहता था, चलिए ऊपर काटने वाली बात हो गई थी जी। तो ये भी नहीं चाहता था कि ऐसे हो, और वो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट वहाँ हुआ तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगी जी। और ये भी था कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो या आप अपने घर वापस जाओ जी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो प्रॉब्लम थी, जो इन्होंने वहाँ बैठ करके बातचीत की। अब जो है इवन यूरोपियन यूनियन यूएस में कहा जा रहा था कि पुतिन ने सबको बेवकूफ़ बनाया। ये सब कुछ करने के बाद पुतिन अपने आप को और स्ट्रांग बना लिए रशिया में जी, कि भाई हमने तो जो लोग कह रहे थे कि ये आगे बढ़ जाएगा, ये करेगा, हमने इसको भी कंट्रोल कर लिया। उनके डिफेंस मिनिस्टर इसके बीच में काफ़ी अनबन थी जी। वो भी कुछ हद तक हो गई, और अब इनके पास हो गया चेंजेस करने के लिए, जिसको चाहें जनरल से लेकर के जहाँ भी जिसको चेंज करना चाहें। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी पुतिन ऐसा कुछ करेंगे इसके इनके ऊपर। और दूसरी चीज़ जो है, बाकी जगह क्या बात हो रही है, दूसरी जगह बात क्या हो रही है आप देखिए। जेलेंस्की अभी अमेरिका बोल रहा है मिसाइल्स देने के लिए जी, कि मिसाइल्स देंगे इनको, जो कि बहुत दिनों से डिमांड थी। और किस लिए डिमांड थी मिसाइल्स की? बेसिकली कि इनके लॉजिस्टिक्स जो एरिया है वहाँ पर ये कर सकें। तो 250 किलोमीटर तक की रेंज की कुछ मिसाइल्स की बात हुई है जो इनको दी जाएंगी। और जो आप देखिए हमें यूके वो कह रहा है कि हम APCs और कुछ आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और एम्युनिशन और कुछ और जो है लॉजिस्टिक्स व्हीकल्स देंगे। जर्मनी ने पहली हमने वो किया कि जर्मनी बोला कि 2 ये जो पैट्रियट लॉन्चर और कुछ पैट्रियट मिसाइल्स देंगे, वो भी कुछ आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स देंगे। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं लिथुआनिया में इनके F-16 के जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। तो अभी फ़िलहाल अभी भी जो है ये काम बेसिकली जो चल रहा है ये प्रिपरेशन का काम चल रहा है जी। ठीक है, मिसाइल्स आएंगे, लेकिन ये मिसाइल जो हैं रशिया के अंदर नहीं कर सकते फायर है, लेकिन जो रशिया ने इनकी जो टेरिटरी है जो ऑक्युपाई की हुई है उसके अंदर जो है ये वहाँ फायर कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं जिसको कि इन्होंने वो किया हुआ है। तो इसलिए मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे इनसे कुछ खास हासिल होने वाला है और कुछ बात इतनी आगे बढ़ेगी। जहाँ तक
बात है पीस की बात। अब पीस देखिए, ऐसा नहीं है कि इनके बीच में, अमेरिका और इनके बीच में वो नहीं है, बातचीत बंद है जी। अभी। मेरे ख्याल से जो इनके CIA डायरेक्टर हैं, उनकी और इनके जो हेड हैं रशिया के, इन्होंने आपस में बातचीत की थी जी। ये तास न्यूज़ के एक्चुअली तास ने जो है रिपोर्ट दी है जी। कि इन्होंने आपस में बात की है, और लग रहा है, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कुछ बातचीत उसमें नेगोशिएशंस की या पीस की कुछ बात हो। जी। दूसरी चीज़ कि यूक्रेन के पास कुछ ऐसा नहीं है कहने के लिए कि उसने इतना एरिया ले लिया कि वो किसी टेबल पर ऊंची पोजीशन पर है। जी। रूस भी अभी तक अपने उन एरियाज में नहीं वापस जा पाया जो उसने पहले लिए थे, जी। या कोई ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया को थ्रेटन कर रहा हो। तो ऐसी चीजें हैं जिस पर की वजह से रूस भी अभी टेबल के ऊपर आ करके इनसे ज़्यादा इतनी बातें नहीं कर सकता। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं नहीं जा सकती इसके बारे में। लेकिन एक चीज जरूर है कि हालांकि रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोला है कि लड़ाई खत्म तब तक नहीं होगी जब तक ये एम्यूनिशन का बंद नहीं होगा, नाटो का यहाँ पर आना। जब आएगा तो ये चलता रहेगा। जहाँ तक अभी की लड़ाई आप देखिए, 350 से ज़्यादा स्ट्राइक्स रूस ने किया है यूक्रेन के ऊपर पिछले एक हफ्ते के अंदर, और सारे जो है ये मिसाइल्स, ड्रोन्स और एयर स्ट्राइक्स हैं जी। तो ये कम नहीं हुए, जिनकी की न्यूज़ अब जो है वेस्टर्न मीडिया उतना नहीं दे रहा है। कभी कभी उसमें आ रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो इस दूसरी चीज़, इससे जो एक और चीज़ आ रही है, जहाँ तक बात है पीस की, जहाँ तक की अगर हम बात करें पीस से पहले जो यूक्रेन का है कि काउंटर अटैक कर रहे हैं डोनेस्क में, कभी बखमूत में, कभी कहीं। अब वो वही न्यूज़ आ रही है, आज 1 किलोमीटर, आज 500 यहाँ बैठे। तो मतलब किसी के पास ये कुछ कहने का नहीं है कि अभी कुछ है किसी के पास जी। जहाँ तक रह गया, एक और चीज़ बीच में आ रही है कि पुतिन चाइना विजिट करने वाले हैं जी। अभी। नेचुरली बातचीत एक चीज़ पर तो होगी नहीं, मेन चीज़ें तो जहाँ भी होगी इसी के बीच में चल रही है। और अभी जो है आप देखिए, जहाँ तक भारत की बात है, भारत का जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की बात करें, ऐसी जहाँ पर ऐसे माहौल थे, अगर आप देखिए तो आज से नहीं है, काफ़ी सालों से। अगर आप देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आप आइए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में जब हुआ था, उस समय भी यूएन ने भी मेडिएशन के लिए भारत को बोला था, और हमारे रेप वहाँ गए थे जी। जो भी बातचीत हुई वो लोग आए थे, इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, नेहरू ने खुद देखा था क्या क्या बात चली थी। तो ये जो है इंडिया और भी नहीं, उसके बाद भी कई कॉन्फ्लिक्ट्स में हम रहते रहे हैं। कोरियन वॉर की देखिए, अब मैंने बोला ही 1956 में हुआ था, 1979 में वियतनाम वॉर में जो था उसमें भी हमारे भारत जो इन्वॉल्व था इसमें। 2016 के बाद देखिए मैक्सिमम जगहों पर जो है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना या जो हमने थ्योरी प्रोपगेट की है, आज से नहीं पहले से थी, तो वो चल ही रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि डायलॉग ही मात्र एक तरीका है चीज़ें रोकने का जी। जहाँ तक बातचीत की, आप देखिए कई देश इसमें करके पीछे हट गए, फ्रांस भी, तुर्की भी और चीन भी। जहाँ तक भारत की ये बात, दोनों अप्रोच की है, रूस भी यूक्रेन भी, और लग रहा है कि ये बातचीत बढ़ सकती है। क्योंकि आप देखिए जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर खुद ही गए थे रूस, इनकी मीटिंग हो रखी है NSA की, वहाँ जा करके इधर भी यूक्रेन की मिनिस्टर भी यहाँ आई थी जी, और मीटिंग्स चली रही हैं। मुझे लग रहा है कि इवन तुर्की को भी हम साथ में ले सकते हैं। फ्रांस में मोदी गए हुए हैं, आजकल जो बातचीत होनी है, मुझे लग रहा है कि वहाँ भी ये भी एक रहेगा मुद्दा
जी लड़ाई रोकने का, क्योंकि फ्रांस आप जानते हैं मैक्रो हमेशा चाहते हैं, पक्षधर हैं कि भाई, और वो तो यहाँ तक चाहते हैं कि भाई कुछ अगर हिस्सा देना ही पड़े तब भी जो है यूक्रेन को जी दे दे और शांति हो। शांति हो। और ये देखिए कि जो भारत के रिलेशंस हैं, जी जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं इसमें, जी यूक्रेन ले लीजिए, रूस चाइना तो हम ये बाद में करेंगे, नाटो पूरा, यूरोपियन यूनियन, जो मैक्सिमम देश हैं जो कंसर्न हैं ज़्यादा, चाहे पोलैंड है, चाहे फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, इन सब के साथ हमारे संबंध भारत के काफ़ी अच्छे हैं जी। तो ये लग रहा है सबको कि भारत इसके साथ मीडिएशन कर सकता है, आ सकता है। और भारत ने हमेशा बोला कि हम शांति के पक्षधर हैं। अभी सबको समझ में आ गया कि भारत ने वो चाहे स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस बोला था अपनी पॉलिसी को जी, या ये बोला था कि भाई हम ना रूस के साथ अलाइंड हैं, ना हम नाटो के साथ अलाइंड हैं, हम शांति के साथ अलाइंड है कि शांति होनी चाहिए, पक्षधर शांति के हैं, यही बोला था हमारे प्रधानमंत्री ने जी। तो वो चीज शायद अब मुझे लग रहा है सबके समझ में आ गई और उनको लगा है कि भारत एक चीज लेकर के, जहां दोनों ये समझते हैं, यूक्रेन और नाटो भी और रूस भी, कि भारत अगर बात करेगा तो सबकी बात करेगा। तो ये चीज शायद मुझे लग रहा है कि वो लोगों ने समझा है और ये चीज लेकर के हम आगे भारत बढ़ सकता है और शायद इससे शांति की जो है बात आगे बढ़ेगी जी। और ये देखिए जरूरी भी एक चीज मैं ये भी कहूँगा कि भारत जिसे कहते हैं ना कि साइड में खड़ा होकर नहीं रह सकता जी। अगर भारत को विश्व के मैप पर आना है जी, तो आगे बढ़ना, बढ़ करके, और इसमें अपनी हिस्सेदारी दिखानी पड़ेगी कि हाँ हम ये कर सकते हैं जी। क्यों ये मौका है। चीन देखिए क्या कर रहा है अरब कंट्रीज में, बाकी उसमें जी, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, और ये इतना बड़ा मौका है कि भारत को हाथ से ये मौका नहीं जाने देना चाहिए और कर सकता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा रिलेशंस हमारे हैं, भारत के रिलेशंस हैं बाकियों के साथ, भारत जो है का एक्सपीरियंस है। आज की तारीख में यूनाइटेड नेशंस में देखिए आप, सबसे ज्यादा जो यूएन पीस कीपिंग मिशंस का कंट्रीब्यूटर भारत है जी। क्यों है? क्योंकि भारत के जो पीस कीपिंग मिशंस हैं एक्चुअली पीस स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिनको कि सभी देश वहां के एक्नॉलेज करते हैं जी, और वो खुश भी हैं। तो इस वजह से जो है भारत का इतना नाम है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि भारत, जैसे मैंने कहा, एक बाई स्टैंडर्ड जो कहते हैं कि किनारे खड़ा होकर तमाशा देखना, वो नहीं करे जी। और जैसे बोला है कि भाई हम शांति के पक्षधर हैं, हम न इधर के हैं न उधर अलाइंड हैं, बीच में हैं। तो बीच में रह करके दोनों पक्षों से बात करके और ये आगे बढ़े, रास्ता ढूंढे कि किस तरह जो है सीज फायर। पहली बात, जो सबसे पहली बात मुझे लगता है जो भारत को करना चाहिए कि सीज फायर की जी, कि भाई लड़ाई जो है रुक जाए जी, जहां है वही रुक जाए, बाकी जो है हम बाद में करेंगे। और उसके बाद डिप्लोमेसी से इसका समाधान हो, शांति के पक्षधर बने, जहां भी है, जहां भी बातचीत करनी हो सामने आए, वहां बात करें। अगर जरूरत हो बीच वाले इलाके में, शायद रूस नहीं माने या नाटो नहीं माने, बट यूएन पीस कीपिंग मिशन करनी हो तो वहां भी भारत तैयार है जी, कि भाई हम करने को तैयार हैं, कि अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो ये सब चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें डिप्लोमेसी से हो सकती हैं और बहुत अच्छा मौका है जिसको कि हमने, भारत ने इसके ऊपर और मेरे हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ध्यान नहीं दे रहे होंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे हमारे एनएसए, फॉरेन मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, जरूर इसके बारे में यूएस में भी बात ही होगी जी। और मुझे लग रहा है कि उस अमेरिका में वहाँ बात करने के बाद ही अमेरिका को ये लगा कि शायद जो ये प्रपोजल लेकर के गए थे, जिन पर बातचीत हुई जी, जो कि पब्लिक में नहीं आया है जी, वो प्रपोजल्स हैं उस लायक कि उस पर आगे बढ़ा जा सकता है, तभी अमेरिका को लगता है कि हाँ भारत को आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर ये फीलिंग है तो मुझे लग रहा है कि ये करना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि भारत ये कर सकता है, और इसका हमें भी और विश्व को भी और जितने देश इन्वॉल्व हैं सबको काफी फायदा होगा। जी बिल्कुल सर।
सर, भारत आजकल इस्लामिक देशों की ओर ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री मिस्र की यात्रा पर गए थे, अब वह यूएई जा रहे हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया की यात्रा पर गए। इस सबको कैसे देखते हैं आप? और अभी इस्लामिक वर्ल्ड से भी एक बड़े नेता भारत दौरे पर आए थे, जिन्होंने भारत की बड़ी तारीफ की है कि सब लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। ये देखकर अच्छा लगा। नीरज जी, आप देखिए, जब ये सवाल आता है, लोग मुझसे पूछते हैं कि इस्लामिक देशों की तरफ क्यों जा रहा है, जी, तो मैं कहता हूं कि ये सवाल ही गलत है। जी, सबसे ज्यादा तो जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग तो हमारे देश में हैं। जी, इतने तो किसी भी इस्लामिक देश में नहीं है जी, जितने कि इस्लाम के फॉलोअर्स में कहूंगा, जी, जो हमारे पास हैं। जी, बिल्कुल। और जो इस्लाम के धर्म के फॉलोअर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं कट्टर और इनकी उसमें जा ही नहीं रहा हूं, जी, क्योंकि तो शुरू से हैं। जी, और हमारे यहाँ तो हर एक रिलीजन है, हर एक के फॉलोअर हैं। और हम जो है पूरे मतलब सीना चौड़ी करके आदमी बोलता है कि ये हमारे पास फॉलोअर्स हैं जी, जो इस धर्म को मानते हैं, उस पर चलते हैं। जी, उसमें कई हैं, आप क्रिश्चियन से लेके सिख धर्म हर ले लीजिए, जी, हम नाम क्या गिनाए वो तो सबको पता है। जी, तो मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा हैं। जी, अब ये जो देश बने हैं, इन्होंने अपने आप को इस्लामिक कर लिया, बोल दिया। जी, लेकिन धीरे धीरे आप देखिए, जो ये देश हैं, अगर आप आइए यूएई में आइए, सऊदी अरब में आइए, जी, आप देखिए कि कितने कट्टर थे और कितने अब ये देश, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ खुली हुई है, सबको जो है छूट है जी, कानून के हिसाब से रहने के लिए, जी, वो तो आपको मानना पड़ेगा। जहाँ तक धर्म की बात है, वो आप फॉलो कीजिए, आपको उस पर कोई रोक नहीं है, जी, लेकिन अपने उसके लिए है। आप जो धर्म फॉलो करना चाहिए जिस हिसाब से है, लेकिन देश का जो कानून है उस हिसाब से कीजिए। अब इनके कानून भी एक्चुअली देखिए, जी, पहले ठीक नहीं थे। अब इन्होंने किया कि औरतें खुले रह सकती हैं, जी, वो ड्राइव कर सकती हैं, जी, और अकेले जा सकती हैं मैचेस देखने। मतलब कितनी रिस्ट्रिक्शंस थी, वो जी, चीज़ें अलग थी। कईयों ने, इन्होंने काफ़ी आगे बढ़ करके सऊदी अरेबिया देखिए, यूएई ने देखिए, कई पुरानी चीज़ें ख़त्म कर दी जो थी नहीं, जो मैं नहीं कहूँगा धर्म के हिसाब से भी वो ठीक नहीं थी, जी, जिन लोगों ने गलत वो लेकर के उसको लगा रखा था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं ये कहूँगा, ये देश हमारे नज़दीक आ रहे हैं। जिस तरह हम चल रहे थे, जी, जिस तरह हमारे यहाँ जो इस्लामिक पॉपुलेशन है, लोग इस्लाम के मानने वाले हैं, जिस तरह से खुली छूट लेकर के वो चल रहे थे, जी, वो भी फॉलो कर रहे थे, कानून फॉलो कर रहे थे और धर्म भी अपना मान रहे थे। जी, वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा था कुछ देशों में, जी, कि सिर्फ शरिया जो भी है एक चीज़ की लेके चलेंगे। अब वहाँ भी उन्होंने देखा कि भाई यहाँ भी तो इस्लामिक लोग हैं, जी, और वो देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, देश के हिस्सा हैं। आज कितने लोग बताइए, इतना बड़ा हमारे पास, मैंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े हमारे इतने 25 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं हम। जी, जो मुसलमान हैं, जी, मुसलमान क्या, मैं कहूँगा कि इस्लाम के मानने वाले हैं जी, लोग। और कोई ये कहता है कि इतना हम अपना बाहर चले जाएंगे या दूसरे देश में जाएंगे, कहीं हो जाएंगे, जी, रह रहे हैं यहाँ, ठीक है। मन मुटाव और बाकी चीज़ें होती रहती हैं। जी, हर एक धर्म में कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कट्टर हो जाते हैं। उनको पहले भी थे, अभी भी हैं, उनके यहाँ भी हैं, जी, यहाँ हैं कुछ देश, लेकिन उनको इससे एक सीख मिल रही है। और आप देखिए, अगर आप पढ़ें तो आजकल कई लोग इन देशों में वो फॉलो कर रहे हैं, हिंदुस्तान को अप्रिशिएट कर रहे हैं जी, कि किस तरह इन्होंने अपने सबको पॉपुलेशन को लेकर रखा हुआ है। जी, तो ये एक बड़ी चीज है जी, जो कि दुनिया में है। दूसरी चीज देखिए, जहाँ तक संबंधों की बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि काफी सालों तक थोड़ा हम अलग रहे, जी, ये अलग चलते रहे, उतना हम इनके साथ नहीं गए जितना होना चाहिए। और अगर सच में मैं कहूं तो ये कहना चाहिए कि हम थोड़ा डर के रहे जी, उससे। जी, अब जो है, हम खुले दिल से जा रहे हैं इनके पास जी, हर एक चीज के लिए।
अभी आप देखिए हमारे संबंध जो हम जिन देशों के हैं, चाहे यूएई है, चाहे सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कतर है, सबके साथ हम संबंध बना के रखे हैं जी। कतर के साथ देखिए आप, जब अफगानिस्तान में तालिबान का चल रहा था मीटिंग से, वो हमारे भी लोग गए थे वहाँ मिलने जी। हमारा भी डेलीगेशन गया था, बातचीत हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बहरीन के साथ देखिए जी। और इजिप्ट में देखिए, अभी आपने पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये जितने भी हैं उनके साथ, और ये नहीं है अब इसलिए हो रहा है कि हमारे इंटरेस्ट कॉमन हो रहे हैं जी। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दोनों के, हमारा भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हुआ, जो डिफेंस ले लीजिए, कल्चर ले लीजिए, और आप ट्रेड ले लीजिए, सबको जरूरत है। और एक जो बहुत बड़ी चीज है जो मैं लाना चाहता हूं, देखिए जब से अमेरिका का पहले एक छत्र था अरब कंट्रीज में, माना जाता था कि वहां पूरा इन्फ्लुएंस जो है यूएसए का है, क्योंकि वही सब कुछ उनका डिक्टेट करता था जी। क्या रेट होगा ऑयल का, ट्रेड का, उनकी सिक्योरिटी का, अमेरिकन बेसेस वहाँ इतने होते थे हर जगह। लेकिन आपने देखा कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, या हटा पीछे अभी अमेरिका। अब जब अमेरिका पीछे हटा है और हम सबके सामने है, खास तालिबान से लेके बाकी चीजें देखिए आप, तो अभी गैप आ गया है, क्योंकि जितने ये देश हैं वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को खुद लेके चलने में या उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं है जी। पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। सारे उनके ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वो ऐसी है, लेकिन वो भी कोई मिलिट्री वो नहीं है, आपस में इनके डिविजन्स थे जी। अब उसमें इनको लगा कि सिर्फ 3 देश हैं जो कि जिनके साथ ये जा सकते हैं, जो इनकी इसमें मदद कर सकते हैं, और उन 3 में भारत नहीं था जी। उन्होंने चीन को देखा, रूस को देखा और तुर्की को देखा जी। क्योंकि तुर्की उधर नाटो में चला ही गया था जी। वो भी एक वेपन मैन्युफैक्चरिंग बेस उसका था, और वर्ल्ड अफेयर्स में वो कुछ न कुछ आगे ऊपर आ रहा था। तुर्की भी चाहता था कि इस्लामिक कंट्रीज की लीड वो उसके हाथ में आए जी। तो उस पर चल रहा था। रूस ने अपना संबंध बना के रखा ही था इनसे, और चीन आपने देखा पिछले 1 साल में किस तरह आया। तो बहुत जरूरी था कि भारत इनके साथ संबंध बनाए, और जो एक गैप बना है उस गैप में जो भी जगह बाकी है जी। उसको भरे। अदरवाइज फिर चीन और रूस और तुर्की आते जी। और चीन और तुर्की के साथ हमारे क्या संबंध है आप हम जानते ही हैं। ये जो नीति अभी अपनाई है भारत ने, ये बहुत जरूरी था जी। जो हम कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस अपना लेकर के कि हम किसके साथ क्या करना चाहते हैं, और इनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी देखते हुए इन कंट्रीज के जी। और इससे नहीं चीजें शुरू हो गई। देखिए चाबहार जो पोर्ट का डील देख लीजिए आप, वो है ही है। बायलैटरल एक्सचेंजेस कई मैक्सिमम देशों में आप देखिए, अरब कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में आप देखिए, स्किल्ड मैन पावर सबसे ज्यादा हमारा जा रहा है जी। और उनसे जो पैसे आ रहे हैं बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आपको पता है कि हमारे पास कितना वो है। 2 देशों में आपने देखिए कि टेम्पल्स मंदिर बन गए, जो कोई सोचता नहीं था। हमारे बगल का देश है जहां हिंदू हैं वहां मंदिर गिराए जा रहे हैं, बट इन देशों में देखिए तो कहां तक हम पहुंच रहे हैं। ये भी एक देखने वाली बात है कि एक दूसरे के इंटरेस्ट को हम कैसे देख रहे हैं। और जो रिसेंट आपने अभी बोला कि 10 जुलाई को जो आए थे मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जी, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जितने हैं, और मोहम्मद अल ईसा इनका नाम है, जो कि आए थे एक जो अपने यहाँ एक आई थिंक कोई डिस्कशन या मीटिंग जिसमें थी, काफ़ी हर एक धर्म के लोग आए थे, जहाँ पर कि उन्होंने लेक्चर दिया था, और हमारे एनएसए भी उसमें गए हुए थे। और ये बेसिकली देखा जाए तो खुसरो फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया था ये। एक बहुत बड़ी पूरा इस्लामिक वर्ल्ड से काफ़ी लोग आए थे इसमें। इन्होंने इंडिया इस्लामिक
कल्चरल सेंटर ने कि उसमें ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पर अजीत डोल ने अपने एनएसए ने एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। उन्होंने कहा कि भाई हमारा देश तो इतना बड़ा है कि इसमें हर एक कल्चर जो है आकर के रह सकता है और फल फूल सकता है जी। इस्लाम तो है ही है, तो इस्लाम तो फूलता ही रहा है, एक्चुअली फैलता ही रहा है जी। तो कह रहे हैं कि हर एक हो सकता है। हमारे यहाँ तो कोई पाबंदी किसी कल्चर के लिए नहीं है, जो अपना अपना चाहता है वो कर सकता है। और उन्होंने ये भी आप ये देखिए कि कई देशों ने, जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, सऊदी अरब ने यहाँ तक बोला है पिछले साल जो एग्रीमेंट हुआ था कि $100 बिलियन वो इन्वेस्ट करेगा अगले कुछ सालों में। यूएई ने भी यही बोला है। ऑयल की आप बात देख ही चुके हैं, हम लार्जेस्ट थे। ये तो सिर्फ अमेरिका ने जो वहाँ वो लगाया है, वहाँ सैंक्शंस लगाए हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, खासकर पेमेंट की। तो वहाँ से भी उनसे बात हो रही, ऑलरेडी हो रखी है ईरान से जी, जो चल रही है रुपी पेमेंट। अगर रुपी पेमेंट नहीं है तो हम जो है, जो बार्टर सिस्टम था पुराने ज़माने का, वो चीज़ चल रहा है जी। जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, या हम गोल्ड से करें जी। गोल्ड एक नई चीज़ आ रही है। इसी बीच में मुझे याद आ रहा है कि आई थिंक पिछले 2-3 महीनों का था कि इंडिया ने लार्जेस्ट खरीदारी आरबीआई ने की है गोल्ड की जी। ये भी न्यूज में था। तो एक ये भी चीज़ आ रही है, क्योंकि ये सैंक्शंस जो हैं वेस्ट ने और अमेरिका ने एक नया हथियार बना लिया है जी। बाकी फौज जो हथियार है वो तो वही है, ये भी एक हथियार बन गया है। और इसके अगेंस्ट भी अब लोग चाहते हैं, ये भी कंट्री चाहते हैं कि कैसे जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करें इसके अगेंस्ट जी। तो ये चीजें आ रही हैं सामने, जिसमें भारत को भी फायदा होगा, इनको भी फायदा होगा। और ये एक चीज मैं कहूंगा कि कहीं भी आप देखिए, यूएई से हमने एफटीए का एग्रीमेंट किया था लास्ट ईयर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, इससे कितना फायदा हमको होना है। ओमान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया से यहाँ तक कि हमने काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी बातचीत हुई है जी। जिससे कि जो लोग भाग करके वहाँ जाते हैं या इस्लाम का नाम लेकर के जहाँ रह जाएं, वो चीज़ नहीं होगी। और अभी आपको पता है कुछ महीने पहले एक डिपोर्ट भी किया था उन्होंने, एक वांटेड हमारे यहाँ जो टेररिस्ट था। तो हम तो इस लेवल तक पहुँच गए हैं वहाँ पर। दूसरी चीज़, हिंदुस्तान के पास आज जो सबसे बड़ी चीज़ है, स्किल्ड मैन पावर जो उनको चाहिए। हिंदुस्तान के पास जो सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट में है वो है हमारे स्टार्टअप्स हैं, जिनका इतना नाम हो गया है, जो कि बहुत कुछ कर सकते हैं इन लोगों के लिए, इनकी इंडस्ट्री और बाकी चीज़ों को डेवलप करने के लिए जी। आप देखिए यूपीआई पेमेंट बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, जो कि अभी इनको मतलब अमेरिका तक जो है कायल हो गया यूपीआई पेमेंट की। और वहाँ बात हो रही है कैसे वो लोग डिजिटल पेमेंट्स और बाकी काम कर सकते हैं जी। 5 रुपये 10 रुपये की पेमेंट, फ्यू सेंट्स की पेमेंट जो है करने के लिए जी। ये सब चीज़ें उनके यहाँ अभी तक नहीं है। और दूसरी जो चीज़ है, जो भारत की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस वाली, जो मैं अभी पहले कह रहा था, वो चीज़ नीति जो है वो इनको सबको पसंद में आई है जी। वो चीज़ इनके समझ में आई कि वो लेके चलेंगे तो हम किसी से अलाइन नहीं होंगे, हम जो है और हमारा दोनों लोग हमारी इज्जत करेंगे, कोई हमको छोड़ना नहीं चाहेगा जी, क्योंकि दोनों के लिए हम वैल्यूएबल हैं जी। तो ये एक चीज़ जो आई है वो इनके उसमें आई है। और इन्होंने भी देखा कि ये भी इनके समझ में आ गया कि वो सिर्फ चीन और सिर्फ रूस पर डिपेंड होकर नहीं रह सकते। और इस्लामिक कंट्रीज में कोई नहीं चाहता कि तुर्की आके पूरा कब्जा कर ले और लीडर बन जाए जी। ये भी वहाँ है। तो उसका वो भी एक चीज़ है जिससे कि हमारे पास इसका फ़ायदा मिल सकता है, जो हमें लेना चाहिए और जो हम ले रहे हैं। मैं भी कहूँगा ऐसा नहीं, आपने देखिए पिछले 6 महीने में देखिए कितनी विजिट्स हो गई। पीएम भी गए थे यूएई में, अभी भी जा रहे हैं जी। ये अपना एनएसए जा चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर जा चुके हैं सऊदी अरब में, वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर अपने कितने एक्सचेंजेज हुए हैं। और यहाँ तक कि यूएई में पिछले साल देखिए हमारी एयरफोर्स लार्जेस्ट एक्सरसाइज करके आई है, 26
फाइटर्स वहाँ गए थे, नेवल हमारी एक वेसल वहाँ पर थी जी। तो हम एक्सरसाइजेज भी उनके साथ कर रहे हैं। तो हमारी जो है मतलब उस लेवल और एक्सरसाइजेज और ये सब चीज़ें तब होती हैं जब हमारा डॉक्ट्रिन या कोई ऐसी चीज़ हमारी आपस में मिल गई है जी। इनके लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग में आ रहे हैं, हमारे एकेडमीज में, मिलिट्री एकेडमीज में जी। तो हम उस लेवल तक पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं कि चीन में नहीं जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं इनके लोग, दूसरे भी जाते थे, बट हमारे पास होना एक काफ़ी बड़ी चीज़ है जो इतनी चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। दूसरी चीज़ अगर आप देखें कि इंडिया के लिए जैसे मैंने पहले कहा था ये जो यूक्रेन रशिया वॉर में कि बाईस्टैंडर नहीं होना चाहिए, ये मौका है, मौके को हाथ में मौके में मैं कहूँगा कूद पड़ना चाहिए। वही चीज़ें है नाउ और नेवर, अंग्रेजी में जो कहते हैं नाउ और नेवर, अभी कर सकते हैं नहीं तो बाद में कोई मौका आपको नहीं देगा। वही चीज़ यहाँ पर है जो मैंने अभी कहा कि यहाँ पर चीन, तुर्की और रशिया इससे पहले आकर के पूरी तरह वहाँ काबिज हो जाएं, एक बहुत अच्छा मौका है भारत को जो कि इसमें जाना चाहिए। इस समय ये मौका हाथ से नहीं आना चाहिए था। और एक और चीज़ देखिए आप, हमारा इजराइल से इतना अच्छा संबंध है, इजराइल से, और इजराइल से कई अरब देश चाहते हैं कि संबंध अच्छे हों, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन है। कुछ लोग हैं जो मैंने कहा वो कट्टर लोग हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं, चाहेंगे ऐसा हो। भारत एक ब्रिज बन सकता है, एक पुल बन सकता है इन अरब कंट्रीज में और इजराइल के बीच में बातचीत का रास्ता निकालने के लिए। समझौता और क्या करना है वो तो वो करेंगे, उनके इंटरेस्ट को देखेंगे। भारत ये नहीं कहेगा कि ये इंटरेस्ट देखिए, बिकॉज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है भारत का कि आपका जो इंटरेस्ट है हम जो आप कहेंगे लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो रास्ता भारत बन सकता है, वो ब्रिज बन सकता है। तो वो चीज एक है जो कि इन्होंने भी, मुझे लग रहा है कि इन्होंने भी देखा होगा। ट्रेड और टूरिज्म, आप देखिए ट्रेड के लिए इतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर तो उनको मिलेगा नहीं। जो मिडिल क्लास हमारा 100 चाइना को सरपास कर गए हैं हम, जरूरतों तो बढ़ रही हैं, तो वो भी चाहेंगे कि भाई उनको भी मार्केट मिले, और उनके पास तो हैं पैसे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो यहाँ नुकसान तो होगा नहीं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि दुनिया में जो लोग देश डूबे, कंपनी डूबी, ये हुई, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, और आज की डेट में तो हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हालत देखिए आज की ये है कि वो रेटिंग एजेंसीज दुनिया की जो हमें 10-15 साल पहले नीचे देखती थी कि ये कब उठ ही नहीं पाएंगे, आज वो कह रहे हैं कि हम तो जो भी 20-25-50 साल हों वो कह रहे हैं कि अमेरिका को भी सरपास कर जाएंगे। वही कह रहे हैं, और उन्हीं की एजेंसीज हमारी नहीं है। तो इस हालत में तो सब देख ही रहे हैं, तो इनको पता है कि इनको भी सबसे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा ट्रेड में, डिफेंस में उन्होंने कैपेबिलिटीज हमारी देख ही ली हैं। पहले हम लोगों ने बात कर रखी थी कि यूएई ने यहाँ तक गन्स हमसे लेना चाहते हैं, मिसाइल्स और बाकी चीज़ें हैं जो सस्ती, किफ़ायती और उनके ज़रूरत के मुताबिक जो है वो चीज़ें हिंदुस्तान डिफेंस में उनको दे सकता है। ये चीज़ वो भी देख रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे मुझे देख के लग रहा है कि ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि हमारे रक्षा मंत्री की भी विजिट हुई मलेशिया में, एक चीज़ देखिए वो भी मुस्लिम कंट्री है, उनके साथ भी हमारा काफ़ी कुछ कोऑपरेशन है, पहले से भी है और अभी भी है। इनफैक्ट HAL वहाँ पर अपनी एक कोलालमपुर में ऑफिस खोलने जा रहा है। HAL खोल रहा है तो सिर्फ नॉर्मल तो है नहीं, डिफेंस के लिए, और जो हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं खास करके तेजस में, मिसाइल्स में, इन कंट्रीज ने, और मलेशिया, फिलीपींस, कई कंट्रीज ने काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लिया है क्योंकि उनको वो देख रहे हैं कि उनकी ज़रूरत जो है पूरी हो जाएगी, और उन्होंने जो बाकी कंट्री जितना ले रहे हैं अरबों डॉलर, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों को देख करके ये काफ़ी हमारे वहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छा वो है। और इनफैक्ट अभी भी हमारा ट्रेड देखिए काफ़ी कम है मलेशिया से। किसी ज़माने में 15-16 बिलियन था, अब तो करीब 9-10 बिलियन डॉलर ही आ गया है। और मुझे लगता है कि इस पर भी बात हुई होगी और चीज़ काफ़ी आगे बढ़ेगी। और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं अरब कंट्रीज के साथ, मैं तो ये कहूँगा कि हम तेज़ी लाए हैं।
तेजी को बरकरार रखना है जी, और जो मैंने कहा नाउ और नेवर की नीति लेकर के चल के, और इनको हमें ये देना है कि हाँ, हम जो है बाकियों से आपकी क्या बात हुई वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम आपके लिए हैं, आपकी बात करेंगे। जी बिल्कुल सर। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा किन मायनों में अहम है? हम यह भी जानना चाहते हैं कि नौसेना के लिए ये जो सबमरीन सौदा है ये क्यों अहम है? जी देखिए, फ्रांस तो हमारा बहुत पुराना साथी रहा है। साथ ही हम लोग काफ़ी, मतलब आप वर्ल्ड वार जाइए तो उस समय से भी हमारे तो फोर्सेस गई हैं जी, तब से रहे हैं। और जो ट्रेडिशनल हमारे, मतलब जो हम कहते हैं कि हमारा तो पुराना साथी, जो मैंने कहा उस तरह रहा है। और डिफेंस का और बाकी चीज़ें, हालांकि इस विजिट पर बहुत ज़्यादा जोर ये दिया जा रहा है कि डिफेंस के लिए, क्योंकि चीज़ें वहीं सामने आती हैं, राफेल की मिसाइल सबमरीन की बात हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ वहीं तक ये लिमिटेड नहीं है, उससे ज़्यादा है। डिफेंस जहाँ तक हम बात करें, आप देखिए 1950 से हमने प्लेन्स लेने शुरू कर दिए थे फ्रांस से जी, उनके वहाँ से और बाद में कोऑपरेशन उनके साथ होता आया है। ये जरूर है कि हम रूस के साथ थोड़ा और आगे बढ़ गए थे, इनके साथ काफ़ी लंबी बातें हुई, तब जाकर एक कुछ चीज़ें मटेरियलाइज हुई, और वो तब मटेरियलाइज हुई जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ। तो हमारे पास भी कुछ कमियां थी, हर तरह की सबको पता है, हर जगह होती हैं, और इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बट लगा जी। दो चीज़ें हैं। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री की इन 9 सालों में 6ठी विजिट है फ्रांस की जी। 5 कर चुके हैं, 6ठी है जी। और ये जो विजिट है, ये सिल्वर जुबली विजिट है ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो हमारी फ्रांस के साथ शुरू हुई थी आज से 25 साल पहले जी। उसका जो है सिल्वर जुबली कमेमोरेट कर रहे हैं। दूसरा है जो बैस्टिले डे है इनका जी, भी इन्होंने मनाते हैं, समथिंग लाइक हमारे रिपब्लिक डे के बराबर होता है जी, जहाँ पर कि ये काफ़ी पॉम्प एंड शो के साथ और अपनी मिलिट्री माइट दिखा करके ये भी करते हैं। वहाँ पर फ्रांस का एक नेशनल डे मनाते हैं ये जी। और बेसिकली ये जो बैस्टिल डे है, ये मनाया जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दिन के लिए मनाया जाता है, जहाँ पर कि बैस्टिले प्रिजन था, जिसको कि लोगों ने उसको उस पर अटैक करके वो फ्री किया था लोगों को। तो एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है जिसका कि ये इसको ये कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पहले हैं, इनफैक्ट 2 चीज़ें हैं हमारे यहाँ जैसे होता है रिपब्लिक डे में कि हम किसी विदेशी मेहमान को बुलाते हैं हर रिपब्लिक डे में, फ्रांस में ऐसा नहीं है। पिछला जो इनके पास आया था, इन्होंने बुलाया था 2017 में, उसके बाद किसी को नहीं बुलाया था, बुलाया इन्होंने 2023 में। लेकिन मोदी जी हमारे पहले नहीं है। 2009 में मनमोहन सिंह भी गए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, वहाँ बैस्टिले डे में गए थे। लेकिन इस समय जो फोकस एरियाज हैं वो कई हैं जो कि थोड़े इसमें अलग हैं। जो एज ए चीफ गेस्ट इनको बुलाया गया है। हमारे मार्चिंग कॉन्टिजेंट, इनफैक्ट आप पहले जाएंगे तो विदेशों के मार्चिंग कॉन्टिजेंट भी नहीं जाते थे। इस बार हमारा ट्राई सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों का मार्चिंग कॉन्टिजेंट प्लस बैंड भी वहाँ गया हुआ है जी। जो अपनी दिखाएंगे कि हम कैसे क्या करते हैं अपने। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ये है। प्लस ये देखिए कि जो मैक्रोन के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की काफ़ी मुलाकातें होती रही है, मतलब मेरे ख्याल से मैक्सिमम मुलाकातें हुई होंगी विद इन और आउटसाइड भी जी। और इनका वो चीज़ें एक पर्सनल भी कुछ इक्वेशन बन जाती है जो कि बहुत काम आती है डिप्लोमेसी में जी। तो ये सब चीज़ें अगर देखी जाए तो बहुत फर्क आ गया है हमारे दोनों के रिलेशंस में। और जो डील साइन होनी है वो तो है, राफेल की आपने देखा, एयरफोर्स वाली 36 की है। अब जो है नेवल वर्जन जिसका कि ट्रायल हुआ, नेवी ने जाके रिकमेंड किया, और अब जो है वो भी हम ले रहे हैं। 26 की बात जो होने वाली है कि 90,000 के आसपास का जी वो पड़ेगा। सबमरीन्स का देखिए, आपने पूछा भी कि जरूरी क्यों। देखिए आज की तारीख में आप ताजुब करेंगे, सबसे सबमरीन बहुत इंपॉर्टेंट है
अभी नेवल वॉरफेयर में आज की तारीख में, और हमारे पास बहुत कम है। हमारे पास आज की तारीख में अमेरिका के टोटल 16 के आसपास ही हैं, और अभी जिस क्लास की कुछ पुरानी है कुछ नई, हमारे फ्रांस के साथ रुकी हुई थी कई सालों से, जो बन रही थी 5 बन गई हैं, एक और अगले साल हमें कमीशन हो जाएगी, तो 6 सबमरीन जो इनसे मिलनी थी नहीं वो हो जाएगी। अभी जो बात चल रही है उसमें न्यूक्लियर ऑपरेशन की हम बात करते हैं, उसमें ये बात चल रही है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की। जी। न्यूक्लियर सबमरीन तो हमारे पास है, जो कि हमने मतलब कैपेबल है फायर करने के लिए। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं है, वो हम नहीं वो कर रहे हैं, बट कैपेबल है। बट अभी तक जितनी है हमारी डीजल सबमरीन्स हैं, जिसको कि अब न्यूक्लियर पावर की बात हो सकती है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आपने देखा राफेल से लेकर के सबमरीन तक यहीं बनेंगी जी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए सबसे आगे है फ्रांस, जो कि एग्री कर रहा है, उससे काफ़ी चीज़ें पड़ जाएगी। उन्होंने जो, और यही नहीं है, को डेवलप साथ में मिल करके डेवलप भी करेंगे जी, और को प्रोड्यूस भी करेंगे। बात यहाँ तक भी आ रही है कि जो जेट इंजन है उसका भी डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च डिजाइन डेवलपमेंट यहाँ किया जाए। हालांकि अमेरिका से भी बात हुई है, लेकिन तो नॉर्मल है, हमारी तो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है, तो एक ही के साथ रह करके नहीं कर पाएंगे, तो इनके साथ भी वो भी एक पॉइंट है जो कि वहाँ पर बात चलेगी। तो ये जो को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोड्यूस वाली बात है, वो बहुत बड़ी चीज़ है जो कि इनके साथ हो रही है। और जहाँ तक सबमरीन का, देखिए हम काफ़ी पीछे हैं अगर देखा जाए। आपको ताजुब होगा, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में अगर सबमरीन किसी के पास आज हैं तो नॉर्थ कोरिया के पास हैं, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है 71 जी। और उसके बाद नंबर आता है अमेरिका का, आई थिंक 69, और फिर 50 समथिंग इसके पास हैं, चीन के पास हैं जी। तो हम अभी पीछे हैं। और जो हमें जो रिक्वायरमेंट है सबमरीन की, अगर चीन के पास 59 है तो हमें कम से कम आसपास तो होना चाहिए जी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सबमरीन्स के जो है, इनफैक्ट काफ़ी पहले तुर्की को भी हमने ऑर्डर दिया था सबमरीन्स का, जो बाद में जब तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करने लगा और हमारे नेगेटिव वो करने लगा तो कैंसिल किया गया जी। तो सबमरीन्स का और यहाँ बनने की बात जो है अलग ही थी। तो ये चीज़ जब आ जाएगी तो हम इसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और यही एक चीज़ नहीं है, हम सिर्फ डिफेंस की जो बात कर रहे हैं, और भी छोटे मोटे गियर्स हम काफ़ी कुछ लेते रहे हैं फ्रांस से, इंक्लूडिंग पिस्टल्स, राइफल्स, ये भी आती रही हैं जो टेक्नोलॉजी हैं। लेकिन आप स्पेस में देखिए, न्यूक्लियर की मैंने बात ही की, इनफैक्ट न्यूक्लियर में बात ये चल रही है कि जो ये जैतपुरा का हमारा पावर प्लांट है 9,900 मेगावाट का महाराष्ट्र में जी, उसके लिए भी बातचीत चल रही है ऑगमेंट करने के लिए, उसको मॉडर्नाइज। और आपको पता ही है कि न्यूक्लियर पावर में फ्रांस काफ़ी आगे है जी इसमें। तो ये सब है जो कि उसमें आगे चल रहे हैं। इसरो के साथ इनका बहुत बड़ा वो है। और आप देखिए जो GSAT-2 लॉन्च किया था हमारे यहाँ, वो फ्रांस में 2018 में वहाँ से हुआ था उनके बेस से, और जो फ्रेंच गुयाना था वहाँ से लॉन्च हुआ था। 2020 में भी एक हमारे पास लॉन्च किया था इन्होंने GSAT-2 एक सैटेलाइट, जनवरी 2022 में भी लॉन्च हुई थी। तो ये हमारा कोऑपरेशन उनके साथ स्पेस में भी चलता रहा, जो और आगे बढ़ाना है। और इंडिया, अगर हम भारत सोच रहे हैं कि हम अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएं, तो ये सब ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से ये बात वहाँ हो गई होंगी। जो मैंने कहा न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो सिविल है, रिन्यूएबल एनर्जी में, इनमें काफ़ी पहले से बातचीत चल रही है। और एज इट इज़ इंडिया और फ्रांस, भारत और फ्रांस दोनों जो है इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस है उसके को चेयरमैन हैं जी, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री और इंडिया काफ़ी इस बारे में सोलर एनर्जी के बारे में काफ़ी आगे चल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, बाकी भी हैं जो ओशनोग्राफी के बारे में, ओशन रिसर्च इसके बारे में, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इकोलॉजी। तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी चीज़ें आगे हैं। डिजिटल वाली एक चीज़ है जो कि हिंदुस्तान फ्रांस को बल्कि दे रहा है, वो चाहते हैं, वो बहुत इम्प्रेस्ड हैं इंडिया के डिजिटल पेमेंट्स के बारे में देख करके। और जो
हमारे यूपीआई पेमेंट्स हैं, और हो सकता है कि कल जब अगर चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं तो शायद ये वहाँ इनॉग्रेट भी हो जी। क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ अड़चने उनके यहाँ आ रही थी जब ये चीज़ें ट्रायल चल रहा था। बट एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि वो फ्रांस इम्प्रेस्ड है और चाहते हैं कि ये हो जाए। हालांकि 2019 से ये चीज़ बातचीत चल रही है। देन एआई में आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, प्लस आप साइबर वॉरफेयर की बात, मतलब जितनी ये टेक्नोलॉजी हैं इनके बारे में भी कई चीज़ें हैं जो आगे बढ़ सकती हैं। और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज तो हम काफ़ी समय से फ्रांस के साथ कर रहे हैं, और ये भी अभी भी हुआ था, कई जगहों पर हुआ था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कि काफ़ी जो है ये बातचीत वहाँ होगी। इम्पॉर्टेंट है विजिट इस मामले से। और जो एक दो चीज़ें जो और हैं, जैसे उन्होंने इनकी एक दो कंपनीज ने, बड़ी फेमस कंपनीज हैं जिन्होंने कि ये अभी तक हम जो अपने हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन है 5G तक आए हैं, 6G का रिसर्च सेंटर लैब बनाना चाहते हैं पुणे में जी। कैपेगेनी करके आई थिंक उनकी एक है फर्म जो कि पुणे में अपना लैब बनाना चाहती है। तो एक बहुत बड़ी चीज होगी जो सारी दुनिया, कुछ ही देश हैं जो 6G में जा रहे हैं जी। तो ये चीज वहाँ पर है। दूसरी चीज मुझे लग रहा है, जैसे मैंने पहले कहा था, जो यूक्रेन का पीस प्लान है वो जरूर बातचीत होगी उसके बारे में कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या करना चाहिए, सो दैट मुझे लग रहा है कि मोदी चाहेंगे, जैसे अमेरिका में बात करके आए हैं, फ्रांस इधर यूरोपियन यूनियन में भी वो इम्प्रेस करे कि भाई कुछ, मतलब पूरा हम अगर कट्टर बन जाएंगे तो शायद नहीं हो कुछ चीज़ें हमें आगे पीछे होनी चाहिए। तो ये भी डिस्कशन वहाँ जरूर होगा। और जो दो चीज़ें और हैं जो थोड़ा सा मुझे वो करती हैं, जो फ्रांस के बारे में हमें भी सोचना पड़ेगा। एक तो जो फ्रांस का है चीन के साथ संबंध जी। फ्रांस, बिकॉज मैक्रोन खुद ही आपको पता है गए थे, जा चुके हैं पहले, और वो ताइवान वगैरह के बारे में मैक्रोन और फ्रांस की जनता भी यही कहती है कि हम क्यों इन्वॉल्व हैं उसमें जी। चीन का आपस मामला है और ताइवान से जो कुछ वो करना चाहे करे, वह मतलब हम क्यों इन्वॉल्व हैं उसमें जी। वो एक चीज़ है जो कि थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। अगर फ्रांस चीन से संबंध अच्छे बनाना चाहता है तो हमारे जो संबंध है चीन के उसकी कीमत पर ना हो जी। तो वो एक थोड़ा सा बैलेंस बड़ा डेलिकेट है जो कि हमें ये सोचना पड़ेगा। फ्रांस जो है खुद थोड़ा सा आपने देखा टर्मोइल में है उनके यहाँ, जो पेंशन बिल पर इतनी ज़्यादा महीनों से इंटरनल उनके यहाँ डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, रॉयट्स अभी वहाँ हुए थे आपने देखा जी। और ये इतना बुरा हाल तो शायद ही कहीं होता होगा जिस तरह उन्होंने देखा। तो एक कुछ चीज़ें हैं जो कि फ्रांस खुद वो कर रहा है, और उस मामले को भारत बहुत देख चुका है। हो सकता है हम उनकी मदद कर पाएं कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, चीज़ें कैसे देख सकते हैं। तो इन चीज़ों पर भी मुझे लगता है कि 3-4 चीज़ें हैं जो भारत भी उनके लिए कर सकता है, और इन चीज़ों पर भी बातें होगी। तो दोनों के लिए मैं कहूँगा कि जो विजिट है एक बहुत अहम है, इम्पॉर्टेंट है, कि उनको भी इससे फ़ायदा होगा और हमको भी इससे मदद मिलेगी, अपने लिए भी, दोनों देशों का भी, और बाकी देशों के लिए भी ये कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे अग्निपथ योजना के विरोध में राजनीतिक बयानबाजी तेज होने लगी है। इस बीच एक खबर यह भी आई कि सेना खुद भी चाहती है कि 50% अग्निवीर परमानेंट होने चाहिए। इसे कैसे देखते हैं? ये हम लोगों ने पहले भी बात किया था इस पर। देखिए, शुरू में हमने इसी से शुरू किया था, और हमने उस समय बड़ा साफ ये था कि कोई चीज अगर आती है तो हमें, कोई भी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संगठन है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाता है कि पहले हम शुरू करें, डिस्कशन कर लिए, इम्प्लीमेंट करें। और उस समय भी फौज ने भी ये बोला था और गवर्नमेंट ने भी ये बोला था कि जब आगे बढ़ेंगे, अगर इसमें मॉडिफिकेशंस की जरूरत हुई तो हम मॉडिफिकेशंस करेंगे इसके अंदर। और सरकार ने तो पूरी छूट सेना को दी थी कि भाई आप देखिए, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और सैंक्शन दे दी है, और आप देखिए, और अभी देखिए पहले बैच अग्निवीर के हैं
जो कि अभी आ रहे हैं, और ये रिकमेंडेशंस भी थी विद इन, और जो बाकी हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो संगठन हैं या बाकी हैं, सबने रिकमेंड किया था कि 30 से बढ़कर कम से कम 50% को लिया जाए। अदरवाइज आप हर बार लाते रहेंगे, ट्रेन करते रहेंगे, मैन पावर वेस्ट कर रहे हैं जी। तो आप 50% आप इसमें इनको रखिए। बाकी जाकर के 50 में जो बचेंगे उसमें से 50 से 60% तो बाकी पैरामिलिट्री और कई जगह और हैं जहाँ की उनको ऑलरेडी उनके लिए रिजर्वेशन है जी। तो उसमें जाएंगे, और कुछ तो चुली अपना वो करेंगे, अपने लायक, अपने पैरों पर खड़े होने लायक हो जाएंगे जी। तो वो जो चीज़ें हैं इसे सेनाएं चाहती है, बिकॉज ये स्टडी करने के बाद जब देखा है तभी आया कि नहीं ये एक अच्छी स्कीम है और इसको हम ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो सही बात है जी कि सेना और सेना से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो भूतपूर्व में हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो संगठन हैं, जिन्होंने काफ़ी इसके बारे में सोचा है, देखा है, बात की है सर्विंग से भी और बाकी लोगों से, तो उन्होंने भी ये किया है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो पहले से प्लान्ड है और सेना ने इसीलिए लिया है जी कि भाई इसको जो है हम 50% लें। और बाकियों के लिए आपने देखा कि ऑलरेडी बाहर के लिए भी सेना ने भी, गवर्नमेंट ने भी बनाया है कि उस लायक बनाया जाएगा कि बाहर भी जाके ये बैठे नहीं रहें, ये सक्षम रहेंगे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, और यही नहीं औरों को भी अपने पैरों पर खड़ा कर सकें, जॉब प्रोवाइडर बल्कि बन सकें बजाय जॉब लेने के। दूसरी चीज इसमें और भी चीजें हैं जो कि लोगों ने उस समय जो सजेशंस दिए, जैसे फिक्स पे की जगह हुआ कि भाई अगर आप फिक्स पे देंगे तो जो महंगाई बढ़ रही है, जो डीए बढ़ रहा है, उसको नहीं देंगे तो फिर कैसे ये चीज, इनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो वो भी चीज मानी जा रही है कि ठीक है, जो डीए का कंपोनेंट है, कंपनसेशन जो भी उसके होगा वो भी देना चाहिए जी। तो ये सारी चीजें जो इसके बारे में कोई सवाल था या संदेह था, उसको दूर किया जा रहा है और कहा भी गया था वही दूर किया जाएगा। अब ये जो है, पहले भी हम लोग कह चुके हैं कि ये ऐसी चीज नहीं है कि इस पर राजनीतिक टिप्पणी की जाए। ये सुरक्षा का जो मामला है वो सुरक्षा कर्मियों के ऊपर छोड़ देना चाहिए जी। कि आप कभी लड़ाई होती है तो क्या आप जाके बोलते हैं कि ये करें या नहीं करें जी। राइट्स जब हो जाते हैं तब तो आप अलग हो जाते हैं, कहते हैं नहीं फौज को दे दीजिए, फौज को बुलाइए, हर जगह सेना को बुलाइए जी। वहां खड़े को तो आप नहीं कहते ना कि नहीं आप ऐसे ही, सेना ऐसे ही करेगी जी। फिर सेना, जैसे सेना का सेट ऑलरेडी सिस्टम है जी, उसके हिसाब से जो टैक्टिक्स है उसके हिसाब से ना काम करती है जी। तो इसमें भी आपको वही करना चाहिए, बजाय कि राजनीति लाने के जी। आपको ये करना चाहिए कि भाई ये सजेशंस हैं जी, कुछ मान लिए गए, कुछ और हैं जो कि आगे जैसे देखे जाएंगे। अगर लगेगा कि अब सेना के हित में है, राष्ट्र के हित में, देश हित में है, तो मानेंगे ही जी जी। तो बजाय राजनीति करने के इसके ऊपर मुझे लगता है कि सेना पर छोड़ देना चाहिए, ये बिल्कुल छोड़ देना चाहिए सेना पर, और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, जो सरकार है, उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए जी। और ये बात बाहर लानी ही नहीं चाहिए जिसके ऊपर की निगेटिव चीजें आए जी, क्योंकि इससे आप सिर्फ जो जा रहे हैं उनके ही नहीं जी, जो बाहर हैं उनको भी आप गलत रास्ता दिखा रहे हैं, उनके माइंड में गलत चीजें ला रहे हैं जो आगे चल करके, जो मैं कहूंगा कि राष्ट्र हित में वो ठीक नहीं होगा जी। बिल्कुल सही कहा आपने, और सेना से जुड़े चीज़ों पर राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। आज के कार्यक्रम में सर आपने नाटो के सम्मेलन पर आपने काफ़ी विस्तार से पूरी जानकारी दी, अपने उद्देश्यों में कितना सफल रहा नाटो, इस पर भी आपने चर्चा की। रूस यूक्रेन युद्ध को 500 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, आपने उसकी विस्तार से जानकारी दी कि अभी किस चरण में पहुंचा है, आगे क्या आसार दिख रहे हैं, और इस्लामिक देशों से भारत की निकटता पर भी आपने प्रकाश डाला, उनके कारणों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर आपने विस्तार से जानकारी दी, नौसेना के लिए सबमरीन क्यों अहम हैं ये भी आपने बताया, और ख़ास तौर पर अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह से राजनीति होती है उस पर भी आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम से भी हमारे पाठकों, दर्शकों को बहुत जानकारी मिलेगी, बहुत ज्ञानवर्धन होगा। सर आप इस कार्यक्रम से जुड़े, इस चर्चा से जुड़े आपका बहुत आभार। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बाकी देश में नई खबरों के लिए देखते रहें आप प्रभा साक्षी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।